आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप मुद्दा सनम के साथ। और मुद्दे के दौरान हम मामला तो उठाते रहते हैं। आज हम एक और मामला भी उठाएंगे। ये मामला दिसंबर का महीना है और दिसंबर से लेके यूं कहें तो नवंबर से लेके ही कश्मीर में कुछ कुछ आफत आना शुरू हो जाती है। और इस आफत को आमतौर पे कश्मीरी जहां इसको बर्फ़ की आफत कहता है, वहीं ये टूरिस्ट या दूसरे लोगों के लिए एक राहत का केंद्र भी होता है। और बड़ी तादाद में मुल्क से या देश दुनिया से लोग आके, टूरिस्ट आके कश्मीर में इस बर्फ़ का नज़ारा करते हैं। ये बर्फ़ बहुत ज़रूरी है, जम्मू कश्मीर के ग्लेशियर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर ग्लेशियर्स पे ये बर्फ़ ना पड़े तो ग्लेशियर आस्ता आस्ता ख़त्म होते जाएंगे। ऑलरेडी ही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जम्मू कश्मीर के ग्लेशियर्स पर भी खतरा मंडलाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अक्सर लोग इस बर्फ से परेशान भी होते हैं और होंगे भी, क्यों नहीं। ये बर्फ जब पड़ती है तो जोर की बर्फ पड़ती है और फिर जब चिले कलान की बर्फ हो तो फिर एक तूफान बर्पा हो जाता है। तो चिले कलान कल शाम से शुरू होने जा रहा है। ये चिले कलान क्या है? आमतौर पे किसी आम जम्मू कश्मीर से बाहर के आदमी को चिले कलान का बताया जाए तो वो समझेगा कि कोई आम सा नाम है, किसी पेड़ का, किसी शहर का, किसी इलाके का। लेकिन अपने नाजरीन को जो कश्मीर से बाहर रहते हैं उनके लिए बताता है, चलो ये चिले कलान 40 दिनों का जो टेन्यूर होता है, जो पीरियड होता है इस विंटर का, उसको चिले कलान कहते हैं। और ये सबसे हैरिश पीरियड होता है। और इस पीरियड के दौरान ठंडी हवा तो होती नहीं है, लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, कड़ाके की ठंड होती है। और वो ठंड के बारे में आम कश्मीरी की राय है कि हड्डियों में घुस जाती है। और जब चिले कलान के साथ साथ जो बाकी मामलात होते हैं तो उन्हें देखने के बाद यही लगता है कि हाय तौबा। और कश्मीरी कल से तौबा करेंगे, क्योंकि कई मारें पड़ती हैं। इस चिले कलान में बिजली गायब हो जाती है, इस चिले कलान में गर्मी के अरेंजमेंट्स ठीक नहीं होते हैं। और फिर इस चिले कलान के दौरान अगर बर्फ़ पड़ जाए तो उसको हटाना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जम जाती है, उसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। सरकारी सतह पे इसकी तैयारियां की गई होती हैं। लेकिन पहले हम श्रीनगर चलते हैं, आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे। श्रीनगर में सबसे पहले मेरे साथी इरफान फाजिल हमें रिपोर्ट करेंगे क्या है सूरत हाल इस वक्त, चिले कलान के हवाले से तैयारी क्या है। और फिर हमारे साथ इंजीनियर रशीद अहमद डार साहब भी रहेंगे, चीफ इंजीनियर मैकेनिकल जो हैं वो हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में रहेंगे। हम उनसे जानेंगे क्योंकि बर्फ़ हटाना बाकी चीज़ें। इरफान ज़रा फटाफट में बताइए, आपकी शक्ल सूरत सबसे लग रहा है कि चिले कलान का असर होने जा रहा है, तो क्या है चिले कलान की तैयारी, किस तरह की सूरत हाल है? बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं जहां तक चिले कलान का ताल्लुक है, और चिले कलान जो है ये 40 दिन का जो है हार्श विंटर वादी कश्मीर में जो है दस्तक देने वाला है। आज 19 तारीख है और जबकि हम देख रहे हैं कि बस 2 दिन बचे हैं और फिलहाल हल्की हल्की धूप तो है, यानी लोग दिन में कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा एंजॉय जरूर करते हैं। मगर जहां तक चिले कलान की दस्तक का ताल्लुक है, आप इस चिले कलान दस्तक के साथ साथ सुनने में मिल रहा है कि एक खासी जो है चिल दिखाई देने वाली है। बात माइनस को लेकर 3.6 है, जबकि यही टेम्परेचर है 6 तक चला जाएगा। और आपको पता है कि जब -6 रहेगा तो कांगड़ी कोयले का इस्तेमाल और कितनी ज्यादा जो है परेशानियां, दिक्कतें लोगों को उठानी पड़ती है, खासतौर पर चिले कलान को लेकर। क्योंकि एक साइड जो है, अभी मैं डल झील पर शूट कर रहा था अपना प्रोग्राम, तो हमने देखा कि वहां पर मुकम्मल तौर पर हेल थी, जैसे विजुअल के जरिए भी दिखाई दे रहा है, काफी डेंस फॉग थी। मगर जब चिले कलान होता है तो चिले कलान के साथ साथ सुबह 7-8 बजे कोई माहौल वहां दिखाई नहीं देता है, जबकि जिंदगी की शुरुआत यानी दिन की शुरुआत जो है तकरीबन 1 बजे के बाद शुरू हो जाती है। क्योंकि चिले कलान का जो कहर है ये 40 दिन तक सख्त रहता है और इस सख्त तरीन सर्दी के साथ साथ सख्त मामला दिखाई देते हैं। इरफान आप चलिए बनिए रहेगा हमारे साथ। इंजीनियर रशीद अहमद डार साहब मुझे ज्वाइन करेंगे, उनकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है और वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे श्रीनगर से। अपने नाजरीन को बताना चाहूँगा, कोविड जम्मू कश्मीर से लेकर दुनिया भर में आया, दुनिया भर में ऑक्सीजन की कमी हुई, अमवात हुई, डेथ्स हुई। लेकिन एक जम्मू कश्मीर का, जम्मू नहीं तो कश्मीर प्रांत है, कश्मीर सूबा है, जहाँ पे कोविड के दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई डेथ नहीं हुई। ये एक मुआजिज़ा है, अजूबा है या तैयारी है? ये हम ज़रा पहले पूछेंगे, क्योंकि कश्मीर के अस्पतालों को कोविड भी इसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ने फराहम किया था। कश्मीर के अस्पतालों को इन दिनों गर्मी भी यही करेगा, गर्मी के अरेंजमेंट्स भी यही देगा और साथ साथ में कश्मीर की सड़कों पे बर्फ भी यही हटाएगा। रशीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज साहब बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले मेरी तरफ से आपको मुबारकबाद। जो हम कोविड की जब भी बात करते हैं तो आपका डिपार्टमेंट, आप हमें बहुत याद आते हैं, क्योंकि इस कोविड के दौरान दुनिया भर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ्स हुई। लेकिन कश्मीर में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की बात की जाती है, जहां सब कुछ, कोई डेथ ऑक्सीजन की कमी की वजह से इस कोविड के दौरान नहीं हुई।
हम जरा आज एक वो राज बता दीजिए, क्या आपको पहले ही पता था कोविड आएगा तो आपने उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपको तैयारी कर रखी थी, या आपने आपके डिपार्टमेंट ने उस जान फिशानी से काम किया कि कोई डेथ नहीं हुई, आपने जिस तरह से वो काम किया, वो जरा हमें वो बता दीजिए, नुस्खा बता दीजिए प्लीज। हाँ, जैसा असल में बहुत सारी चीजें हैं। कोविड की तैयारी में जो ऑक्सीजन की जरूरत थी, उसमें इंतजामिया का जो पहले से ही ये जिम्मेवारी हम पर लगाई गई कि कोविड के लिए जो भी ऑन साइट ऑक्सीजन जनरेटर्स है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के थ्रू ही खरीदे जाएंगे, इंस्टॉल किए जाएंगे और ऑक्सीजन फराहम किया जाएगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन का इनिशिएटिव था वो बहुत अहम था। उसके बाद जो हमारे डिपार्टमेंट ने उसके लिए तैयारी पहले से ही की, और जो उसमें जान फिशानी सिंसेरिटी का जो जुज था जो इस डिपार्टमेंट ने दे दिया, उससे माशाअल्लाह ये सब कुछ अमल इतना खुश उसलूबी से अंजाम दिया गया कि अगर हम देखें तो सारे हिंदुस्तान में या दुनिया में कितना हाहाकार ऑक्सीजन की वजह से मचा हुआ था। मगर यहाँ पर जितना हमारी डिमांड बढ़ती गई ऑक्सीजन की, हमको बाहर से जर्मनी से या इवन अमेरिका से कुछ प्लांट्स लगातार साथ साथ आते रहे। फिर जो प्राइम मिनिस्टर पीएम केयर्स है वहां से या इंडियन एयर फोर्स का जबरदस्त सपोर्ट रहा। उस एक्सट्रीम क्राइसिस में हमारे ऑक्सीजन जनरेटर्स आते रहे, हम लगाते रहे, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती थी, साथ साथ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी बढ़ती थी। जब तक तो सूरत हाल बनी हुई थी तो ऑक्सीजन लोगों को मिलता रहा, ऑक्सीजन की परेशानी नहीं हुई। तो क्रेडिट जाएगा इंतजामिया को भी, मगर इस डिपार्टमेंट ने जिस खुशउस्लूबी से जिस सिंसियरिटी से काम किया तो मुस्तहिक है। आपने पते की बात ये बताई कि सबने एक रोल अपना किया, साफ जाहिर है वो क्राइसिस थी। अब कश्मीर में उस क्राइसिस में, जो कोविड क्राइसिस में, आपको मशीनरी बाकी इक्विपमेंट्स वगैरह जो हैं वो दुनिया पूरे मुल्क से लोगों ने सपोर्ट किया, एयरफोर्स ने सपोर्ट किया। लेकिन हम अब कश्मीर की जरा बर्फबारी की बात करें। कल से मौसम का मिजाज अब चले कलान आने वाला है, हेवी बर्फबारी हो सकती है, टेम्परेचर डिप हो गया है, अस्पतालों में आपको ये जो हीटिंग सिस्टम है वो करने। लेकिन मैं सबसे पहले बर्फबारी की बात करूं। बर्फबारी सिर्फ ज्यादा कश्मीर में होती है, इसके लिए दुनिया में बाकी जो इंजीनियरिंग विंग है इतना काम नहीं करती है। वो इंजीनियरिंग इसकी बर्फ हटाने की मशीनरी वगैरह नहीं बनाती है। तो क्या जम्मू कश्मीर में कोई नई मशीनरी आ चुकी है इस बर्फबारी हटाने के लिए, या उसी पुराने वो जो बड़े वो पुलर्स थे उन्हीं पे गुजारा करना पड़ेगा? कोई तजुर्बा हुआ है इन मशीनरी का? जो 1987 से ये डिपार्टमेंट सड़कों से बर्फबारी हटाने का काम अंजाम देता आ रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो मशीनरी है वो भी अपग्रेड होती जा रही है, मशीनरी की तादाद बढ़ती जा रही है, और जो नई सूरत हाल जो हम सूरत हाल एक्सपीरियंस करते हैं उससे निपटने के लिए जो भी मशीनरी लोगों का जो हमारा ऑपरेशनल स्टाफ है, इंजीनियरिंग स्टाफ है, उसकी तैयारी भी उसी हिसाब से हर साल बेहतर से बेहतर होती जा रही है। इस साल भी जो हमने गाड़ियों का जो हमारा फ्लीट है वो भी काफी हद तक बढ़ चुका है। जब मैं 2020 में हुई थी, मैं इस डिपार्टमेंट का चार्ज, हमारे पास 174 गाड़ियां थी सारी वैली के लिए। इस वक्त जो हमारे पास गाड़ियों का तादाद है वो 252 तक पहुंच चुकी है, और भी गाड़ियां आ रही है, और कुछ इंपोर्टेड मशीनरी लेटेस्ट मॉडल की हम ऑर्डर भी दे चुके हैं जो बाहर से आनी है, वो मार्च तक आ जाएगी, जो नेक्स्ट साल में ये होगी। मगर इस साल के लिए भी जो ऑलरेडी मतलब हमको स्नो कटर्स है, यूनिमॉग मशीन है, उसमें बहुत सारी आ चुकी है। सो लेटेस्ट मशीनरी जिनसे यूरोप में या अमेरिका में सड़कों से बर्फ हटाए जा रहे हैं, कुछ कुछ मशीनें हमारे पास है, मगर इनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, और बहुत सारा ये इक्विपमेंट हमारे पास पहुंचने वाला है। तो ऑलरेडी जो इस वक्त की तैयारी है किसी भी साल से बहुत ज्यादा बेहतर है। इस मशीनरी नए जमाने की, नई टेक्नोलॉजी की बन रही है बर्फ के लिए, चूंकि और कहीं बहुत कम बर्फ पड़ती है। तो क्या ये मशीनरी के लिए नई जो मशीनरी है बर्फ के लिए वो नई आ चुकी है आपके पास, नई टेक्नोलॉजी? हमारे पास कुछ मशीनरी ऑलरेडी आ चुकी है पिछले 1-2 साल में। इस साल भी हमारे पास बहुत से हमारे कुछ बड़े 5000 टन पर आवर कैपेसिटी के स्नो ब्लोवर्स कटर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ यूनिमॉग मशीन्स भी है, और भी हम बहुत सारी मशीन्स का ऑर्डर भी दे चुके हैं। अब जरा चलिए मशीनरी आ चुकी है। मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगा।
हमने कोविड में देखा जो अरेंजमेंट्स आपके थे, आपके यहाँ एक कंट्रोल रूम बना करता था, वहां पे नोडल अफसर हुआ करता था, ये सारी चीजें उस दौरान मुझे याद है। क्या इस बर्फबारी के दौरान भी उसी तरह की मैकेनिज्म चलता है, या इस बर्फबारी के दौरान कोई ड्राइवर कहीं निकल जाता है, कोई कहीं अपनी अपनी मर्जी से? बेसिकली हर किसी डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक कंट्रोल रूम बर्फबारी के लिए, स्नो क्लियरेंस कंट्रोल रूम, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में एक एक कंट्रोल रूम होता है जो कम से कम एक असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ओहदे का ऑफिसर संभाल लेता है। इसके अलावा हमारा श्रीनगर में एक सेंट्रल स्नो क्लियरेंस कंट्रोल रूम है, और जो भी हमारे कंट्रोल रूम है उसके जो नंबरात है वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, डीसी साहिबान के पास है। डिविजनल कमिश्नर के वसातत से हमने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को जो भी हमारी, इसके अलावा हमारी जो एक्सट्रीम स्नो क्लियरेंस एरियाज है, टगमर्ग है, गुलमर्ग है, गुरेज है, या दमाल हांजीपोरा है, तो ये उनके कंट्रोल रूम्स के जो भी नंबरात हमारे पास हैं, जहां पर हमारा अमला हर वक्त तैयार होता है इसके लिए, किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए हमारे डिपार्टमेंट के जो भी इंजीनियर साहिबान हैं या जो अमला, उनसे कांटेक्ट हो सकता है। बिल्कुल पूरी तैयारी होती है इसके लिए। एक इरफान मेरे साथ है, हमारे ग्राउंड के साथी है, वो एक सवाल करना चाहते हैं, उसके बाद मैं कमर्शियल ब्रेक लूंगा। पहले इरफान, मैं 10 सेकंड की कमर्शियल ब्रेक लेने से पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्या बता रहे हैं आप? देखिए, जहां तक सर मैं सर से सवाल करना चाहूंगा, जहां तक मशीनरीज का ताल्लुक है, जहां तक इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामला को लेकर डिस्कस किया है, सर मुझे आपको खुद पता है कि हम ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करते हैं और हर साल हमने कई सारे ऐसे स्नो की जो इवेंट्स हुए हैं या स्नोफॉल हुआ है, चिलक्लान, वो हमने कवर किया है। सर मैं इतना जानना चाहता हूँ कि जब आप मैन एंड मशीनरी की बात कर रहे हैं, हर साल जो है बड़े बड़े दावे जो है वो बुलंद किए जाते हैं कि नई मशीनरी आई है, नए क्लियरेंस कटिंग मशीन आई है, क्योंकि ये बात मैं आज नहीं पिछले 10 साल से सुन रहा हूँ, एंड द सिचुएशन इज सेम। जबकि हर साल जब ये कमिटमेंट्स होती है, मतलब ग्राउंड पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन सर बहुत कम रहती है, क्योंकि हम बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन कम रहती है। इरफान, आपने सवाल उठाया, एक कमर्शियल ब्रेक हमारी लेने की मजबूरी है, कमर्शियल ब्रेक हम लेंगे, उसके बाद हमारे साथ रशीद साहब वापस मौजूद रहेंगे। इरफान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, आपने हमें बताया। रशीद साहब से वापस बात करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा तिजारती वक्फा, उस वक्फे के बाद, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। ये जिस्म, ये जिल्द सब मिट्टी से बनी नहीं, जिल्द तो प्रोटीन से बनी है ना? के दौरान जो कुछ झेलना पड़ रहा है उसके लिए जिम्मेदारी, ये हमारे आज के प्रोग्राम का मुद्दा। इंजीनियर रशीद अहमद डार साहब, चीफ इंजीनियर मैकेनिकल डिवीजन का मैकेनिकल इंजीनियरिंग कश्मीर, मेरे साथ आज के प्रोग्राम के मेहमान। तो इंजीनियर रशीद साहब, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा, जिस तरह इरफान ने अभी बताया कि नई मशीनरी है, नया सब कुछ है, रशीद साहब से हम ज्वाइन करेंगे, रशीद साहब को ज्वाइन कराएंगे। रशीद साहब, हमारे साथी इरफान बता रहा था कि ग्राउंड पे इम्प्लीकेशंस बहुत कम, लेकिन मैं किसी और मुद्दे पे सबसे पहले जानना चाहूंगा। अगर ग्राउंड की बात करें, आपकी मशीनें जाती है सड़क पे बर्फ हटाने के लिए, लेकिन हमें अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि बर्फ काटते काटते रोड काट दिया। अब ऑलरेडी हमारा जो रोड है, हमारे रोड्स जो हैं वो आपको भी पता है, सब जानते हैं, एक खड्डा तो दूसरा खड्डा। अब इन खड्डों पे और खड्डे बनेंगे तो उस रोड का कोई नई मशीनरी है, या आपकी मशीनरी में अब वो पावर है कि ये रोड ना काटें? स्नो क्लियरेंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के स्कोप में रहती हैं, वो होती है प्रायोरिटी 1 रोड्स और कुछ प्रायोरिटी 2 रोड्स। तो उसमें जो स्नो क्लियरेंस होती है वो प्रॉपरली स्नो प्लोज के थ्रू होती है, और स्नो प्लोज का जो आगे से जो इंटरफेस होता है रोड के साथ, कटिंग एज जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ही स्मूथ होता है। और जो स्नो क्लियरेंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जरिए हाईवेज पर, रोडवेज पर की जाती है, उससे रोड डैमेज नहीं होता। रोड होता है डैमेज जो और महकमे हैं, म्यूनिसिपैलिटीज है, लोकल या RNB या PMGS का वो हिस्सा जिसमें हमारी स्कोप में रोड नहीं आते, वो कॉन्ट्रैक्टर के डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में आता है। वो क्रूड तरीके से JCB से रोड सरफेसेस उठाते हैं, उन चीजों से रोड डैमेज हो जाती है। जो आप हमारे स्नो प्लो देखेंगे या जो भी हमारी मशीनरी है, उसमें जो आगे कटिंग है जो बहुत ही स्मूथ होता है और आर्टिकुलेटेड होता है। जितना अनइवन रोड सरफेस होगा उसी हिसाब से उसका मूवमेंट भी हो जाता है, तो इस मशीनरी से रोड डैमेज नहीं हो जाता है। फर्दर इसके बावजूद चीफ सेक्रेटरी साहब के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हम आहिस्ता आहिस्ता ये जो कटिंग एज की मैंने बात की, जो रोड के सरफेस के साथ रहता है, ये वो आहिस्ता आहिस्ता हम
wear resistant, abrasion resistant, ultra high molecular weight प्लास्टिक्स के यूज करें, जिस तरह यूरोप या अमेरिका में रोड फ्रेंडली, ताकि कोई इंजुरी रोड सरफेस ब्लैक टॉप जो रोड का उसका कोई डैमेज ना हो। उसके लिए ऐसा श्रीनगर में जो इस साल आप जो ही स्नोफॉल होगा और जो गाड़ियां हमारी डिप्लॉय की जाएगी, आप देखेंगे उनमें जो ये कटिंग एजेस होंगे ये प्लास्टिक के होंगे या आहिस्ता आहिस्ता हम रबर के भी, जिनमें रेजिस्टेंस अच्छी खासी होगी ताकि वेयर आराम से हो जाए। तो ये जो स्नो क्लियरेंस से ये शिकायत है कि स्नो रोड डैमेज हो जाती है, आहिस्ता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हाँ, अलबत्ता जहां पर जेसीबीज लगाना नागुज़ीर हैं या उन एजेंसीज के जिनके पास ऐसी मशीनरी है, उनसे थोड़ा रोड को मसला हो सकता है। बाकी एमईडी की जो क्लियरेंस है वो हमेशा रोड फ्रेंडली होती है। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा। आपके डिपार्टमेंट के बर्फ पड़ती है, इंजीनियर निकल, आपका जो मशीनरी निकल जाती है, लेकिन आपकी वो जो है मिन्नत समाजित करनी पड़ती है उन लोगों की कि हमारी गली में लोग कहते हैं हर जगह पे। आपके ये लोग मानते नहीं है, सिर्फ आपने वो रोड बड़ा मेन साफ कर दिया, अंदर किसी जगह पे भी उसको नहीं घुसाते हैं। लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कुछ लोग कहते हैं खुदा के लिए हमारा रास्ता साफ कर दो, तो क्यों ऐसा नहीं होता? सिर्फ बड़ी सड़कें ले लेते हैं आप तो, और बस। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो कॉलोनीज होती है, जो उनके लेन्स होते हैं, रोड या सब लेन्स होती है, वो हमारे वो मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट के नहीं, वो म्युनिसिपैलिटीज। मगर इस साल क्या हुआ, हमने 40 मैं गांव की भी बात कर रहा हूं। मैं म्युनिसिपैलिटी तो सिटी में है, लेकिन रूरल एरियाज में वहां पे भी लोगों को परेशानी होती है। गाड़ी आपकी सोनो कटर जो है वो नहीं आता है, वो बस हर साल हम अपनी क्लियरेंस में स्कोप में 500-600 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर का एडिशन होता रहता है। आहिस्ता आहिस्ता जब ये रोड भी इस हालत में हो जाएगी कि ब्लैक टॉप, इन पर हमारा जो स्नो प्लो है वो आराम से चल सके, ये हमारे स्कोप में आ जाएगी। जो ऊपर खापर रोड होते हैं जिनकी हालत थोड़ा खस्ता होती है, वो हमारे स्कोप में नहीं आते हैं। बाकी जो भी रोड ठीक ठाक है उनकी क्लियरेंस हमारे स्कोप में, और ऑलरेडी हमारा एक गेजेटियर बन चुका होता है, एक स्नो एक्शन प्लान, वो लोगों के पब्लिक डोमेन में है। हम हर किसी को उसकी कॉपी फराहम, उनको पता चलेगा कि हमारा रोड किसके स्कोप में आता है और किसको क्लियर करना है, ताकि अगर हमारे स्कोप वाला रोड है कोई भी शिकायत हो, इमीडिएटली उसमें कांटेक्ट नंबर्स भी दिए हुए हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल रूम से कांटेक्ट। रेस्पॉन्स कितना जल्दी रहता है आपका? रेस्पॉन्स की कमी देखी गई है। मैं 2 साल पहले की बात करूंगा, मैं उस बर्फ में कश्मीर में था, रेस्पॉन्स बहुत लेट था रूरल एरियाज में। शहर में तो जो हमारा वी आर द फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स टू डिजास्टर इन कश्मीर, स्पेशली स्नो क्लियरेंस। हमारा अमला जो होता है कंट्रोल रूम्स में ऑलरेडी लगा होता है। 15 अक्टूबर से हमारे कंट्रोल रूम्स कायम हो जाते हैं। सो जो ही बर्फ पर फोरकास्ट होता है, फोरकास्ट से पहले हमारी तैयारी मुकम्मल होती है। जो ही 3 इंच बर्फ सड़क पर जमा हो गई, हमारी डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाती है। 3 इंच से ज्यादा डिप्लॉयमेंट के बाद हम नहीं, 3 इंच हो गई, 3 इंच से कम से भी उसे पहले की जरूरत नहीं होती है, तो हमारे इमीडिएटली जो हमारी डिप्लॉयड यह है शेड्यूल बना हुआ है, उसके हिसाब से बिफोर डे ब्रेक हमारे लोग निकलते हैं। और बाय द टाइम लोग सवेरे काम के लिए निकलते हैं, तो उनको विद टाइम जितनी इंप्रूवमेंट सिस्टम में हो रही है, तो उनको लगेगा कि उनके रोड बिल्कुल क्लियर है, वो आराम से उनकी गाड़ियां आएगी। हाँ, इनके साथ हेवी बर्फबारी या बर्फ हो रही है हमारे क्लियर करने के बाद भी, उस वक्त लोगों को भी थोड़ा ताउन देना पड़ेगा। जब देखेंगे कि सड़कें बिल्कुल डबल करेज वे खुल चुका है, आराम से गाड़ियां 2 साइड से आ सकती है, तो वो थोड़ा सा ताउन के चाहिए लोगों से। बाकी हमारी रेस्पॉन्स बिल्कुल तुरंत है, बड़े एफिशिएंट। मैं वही डबल की बात आपने की। अक्सर ये शिकायत लोगों को रहती है कि 1 वे रोड साफ करके चले गए, ये डबल 2-3 दिन बाद होता है, कहते हैं तब बेसिकली जो हमारी गाड़ियां पहले काम थी, एक गाड़ी एक सिंगल करेज वे करती थी, उसको खत्म करने के बाद उसको श्रीनगर में इस साल हमने 2-2 गाड़ियां स्क्वाड्रन फॉर्मेशन में, स्टैगर्ड फॉर्मेशन में 2-2 गाड़ियां चलेगी, ताकि इन वन गो ही डबल करेज वे खुल जाए और बाय द टाइम ये सड़क खुल गई वो नेक्स्ट सड़क पर जाए। तो ये इंप्रूवमेंट इस साल लोग जरूर देखेंगे इंशाल्लाह से। अरे साहब, अब बर्फ के लिए इस वक्त कहें तो किस स्टेज पे आपकी तैयारी, किस तरह से रेस्पॉन्स रहेगा, ये हमें मुख्तसरन बताइए। उसके बाद मैं एक और मुद्दा आपके साथ उठाऊंगा।
जो अभी तक दिसंबर का महीना है, इसमें कोई खास फोरकास्ट हमारा और आईएमडी इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो लोकल ये है एस्टेब्लिशमेंट, उनके साथ हमारा बिल्कुल कांटेक्ट बना रहता है। जो ही कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या फोरकास्ट आता है सेवी स्नोफॉल का या कुछ, तो ये उसी के हिसाब से हमारी तैयारी बिल्कुल होती है। हमारा अमला लगा होता है, जहां हमारे ड्राइवर हजरात की कमी है वहां पर हम आउटसोर्स करके जो रिटायर्ड ड्राइवर है उनकी खिदमत भी हासिल करते हैं अगेंस्ट पेमेंट। तो हमारी तैयारी बिल्कुल है, लोग बिल्कुल मुतमईन रहे कि इसमें कोई परेशानी चलिए, नहीं मैं जरा एक और मुद्दे पे आऊंगा। हमारे अस्पतालों का हीटिंग सिस्टम ये नवंबर से ही शुरू करना पड़ता है आप लोगों को जम्मू कश्मीर में। क्या हमारे अस्पतालों का वो हीटिंग सिस्टम जो नई टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करें, भैया वही पुराना वो तारें ऊपर से उजाल रहे वाल रहे, नई टेक्नोलॉजी आज जमाने की आ गई है, उसको क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है? जो हमारा सिस्टम है सेंट्रल हीटिंग का, जो रेडिएटर्स के थ्रू ये होता है, इट इज प्रूव सिस्टम, मतलब बिल्कुल इसमें कोई परेशानी नहीं है। और इंस्टेड ऑफ जो हम एफसीयूज या एसीज यूज करते हैं, इनसे बढ़िया सिस्टम जो है, जो हमारा सेंट्रल हीटिंग, गर्म पानी अस्पतालों के थ्रू रेडिएटर्स के थ्रू कमरों में चलता है, हीट डिसिपेट होती है, ये बिल्कुल उम्दा तरीका है पेशेंट्स के लिए भी और रहने वालों के लिए भी, जिससे उनको मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा। मैं कुछ स्टेट्स में गया, वहां मैंने देखा वो हीटिंग वाला, वो कश्मीर वाला सिस्टम नहीं कि दीवार के साथ लगाई हुई, वहां पर अंडरग्राउंड सब कुछ चल रहा है। क्या कश्मीर में ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की जा सकती है हीटिंग के लिए? मैं नॉर्थ ईस्ट की जो हमारा हमाम वाला टाइप सिस्टम है कि रेडिएंट फ्लोर सरफेस से हीट आ जाए, वो नई बिल्डिंग्स में इंशाल्लाह, बिकॉज ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी, इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस लानी है। तो जो हमारे नए बिल्डिंग्स बनेंगे उसमें हम भी चाहिए कि रेडिएंट हीट फ्लोर्स, ताकि कहीं पर कुछ जख्म दिखाई ना दे, कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो और फ्लोर से ही हीट इमिट हो रही हो। ये नया कंसेप्ट है, नई बिल्डिंग्स में यही, नए अस्पतालों में यही इंप्लीमेंट। आपने कुछ पे ट्राई किया उस चीज का? क्योंकि मैं बहुत अच्छा लगा जब मैंने यहाँ पर अभी तक हमारा एक ही प्रोजेक्ट रेडिएंट फ्लोर, जो यहाँ पर हाईकोर्ट की बिल्डिंग बन रहे हैं, एक बहुत उम्दा शानदार ये बन रहे हैं, उसमें जो आर्किटेक्ट साहब है हमसे बात करके उनको जो हमने ये हमा वाला कंसेप्ट दिया कि ये बहुत ज्यादा उम्दा रहता है, तो उसमें रेडिएंट फ्लोर हीटिंग जो बिल्कुल यूरोप में या कहीं और पर होती है वो इम्बेड किया जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जो नए अस्पताल बनेंगे उनमें भी हम यही चाहेंगे कि रेडिएंट फ्लोर हीटिंग से ही काम चलाया जाए। मैं अस्पतालों की जब आपने बात की तो हमारे अस्पतालों में जो है लिफ्टिंग का सिस्टम जो है, चेयर लिफ्ट, ये जो लिफ्ट है, दुनिया में आज टेक्नोलॉजी आ चुकी है, दुनिया आज वो नए तरीके की लिफ्ट इस्तेमाल करती है। आज भी हमारे मैकेनिकल डिवीजन है वही खड़ा ऊपर नीचे उतरने वाला लिफ्ट इस्तेमाल करे। कोई नया तजुर्बा क्यों नहीं कर रहे हैं आप? कुछ नया, कुछ देखने के लिए अच्छा लगे, अस्पताल भी जाए तो कुछ वो जो मॉल्स वगैरह में से आया सिस्टम है। लिफ्ट्स बनाने वाले बेसिकली लीडिंग ये होती है, मतलब जो ओटिस है या थाइसन ग्रुप है, कोने है, मतलब इन्हीं की लिफ्ट हम यूज कर रहे हैं। आप देखिए कि हज हाउस में रिसेंटली हमने लिफ्ट लगाया, या बाकी अस्पताल जहां पर भी कुछ नया क्यों नहीं कर रहे? नहीं रशीद साहब, कुछ नया जिसे अच्छा भी लगे। लिफ्ट वही, आप वो कमरे में बंद हो गया ऊपर नीचे वही जाने का, कुछ नया जिस तरह से मॉल्स में चलता है, जिस तरह से बड़े कम्प्लेक्स में चलता है, वो क्यों नहीं आप इस्तेमाल करें? उस चीज को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? ऑब्वियसली आप कैप्सूल्स की बात कर रहे हैं, जो ट्रांसपेरेंट, ये मतलब बिल्कुल ये लगता है अभी उसमें जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उसमें हम जो हमारे शैफ्ट्स बने होते हैं वो एनक्लोज्ड टाइप ही होते हैं। तो वही आप चाहते हैं कि बाहर से इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग ए शेफ्ट विद इन बिल्डिंग, बाहर से भी, ताकि विजिबली ये सारा कुछ ठीक ठाक जो एस्थेटिक्स के हिसाब से भी, तो जहां पर इसका प्रोविजन होगा वो आपस में मिलकर, जो बिल्डिंग वाले R&B डिपार्टमेंट, हमने आपस में मिलकर उस चीज का ये रख सकते हैं। हालांकि कॉस्ट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, आराम से ये चीज की जा सकती है। नहीं, ज़रा हमारे यहाँ सरकारी बिल्डिंग्स में भी एक चीज़, हमारे जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं अक्सर उनकी शिकायत है कि लिफ्ट्स वगैरह में वो बड़ा परेशानी रहती है उनकी, और फिर स्लो भी नहीं होते हैं। उसकी तरफ भी एक जिम्मेदारी है, वो R&B की साफ तौर पे जिम्मेदारी है स्लो बनाना, लेकिन आपकी लिफ्ट्स वगैरह पे जो है बहुत परेशानी होती है, लिफ्ट्स नहीं है इस दफातर में है। बेसिकली यही परेशानी है जो आपने कहा, जहां पर शेफ्ट्स अवेलेबल नहीं है, या एटलीस्ट अगर हम बाहर से ही कैप्सूल टाइप कुछ ये कर दे, ओपन शेफ्ट खड़ा कर देते हैं, जो हमारा
मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर की तरफ से बहुत सारी यहाँ पर जो पुरानी बिल्डिंग है जिनमें लिफ्ट नहीं लग चुके हैं, उनका हम ऑलरेडी एक्सप्लोर किया जा रहा है। उसके लिए बजटिंग भी अवेलेबल है। हम देख रहे हैं कि उनमें किस तरीके से जो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल है उनके लिए, उनकी सहूलियत के लिए हम लिफ्ट लगाए। ये काम चल रहा है। पुरानी बिल्डिंग्स में, बहुत सारी बिल्डिंग्स में लग चुका है और इट्स मतलब एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऋषभ, अब वक्त इख्ताम पजीर हुआ चाहता है रेस्पॉन्स आपकी टीम का, क्योंकि डिजास्टर प्रोन एरिया है जम्मू कश्मीर, और खासतौर पे कश्मीर में तो नेचुरल कैलेमिटीज बहुत आती हैं, चाहे वहाँ सैलाब हो, चाहे वहाँ भूचाल हो, चाहे वहाँ अर्थ को ये जो स्लाइडिंग हो, इसमें रेस्पॉन्स की जरूरत है। जिम्मेदारी आपकी कितनी है और लोगों को किस तरह का मशवरा देंगे लास्ट 10 सेकंड में? लोगों से बस यही कहूंगा कि उनका ताउन चाहिए। एक डिजास्टर में जो सूरत हाल है, मगर जो भी हमारे पास वसाइल है हम उनका बहुत ही एफिशिएंट, टाइमली इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेवल ऑफ सेंसिटिविटी विद इन डिपार्टमेंट एकदम जबरदस्त है। लोगों का थोड़ा ताउन चाहिए, हमारा सपोर्ट करे तो इंशाल्लाह रहमान जो भी कोई ऐसी डिजास्टर रिस्पॉन्स है, वी आर द फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स, ताकि और सर्विसेज के लिए रास्ता खुले, लोगों के आमदनी चलने फिरने के लिए। तो हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह समझते हैं। लोगों के थोड़े ताउन से ये काम बिल्कुल। फ्लड्स में भी आपकी जिम्मेदारी थी, फ्लड्स में भी मैकेनिकल डिवीजन की जिम्मेदारी थी, फ्लड्स में भूचाल में हमारा कुछ ऐसा। हाँ, इनके सब एक हम जो मशीनरी ला रहे हैं, जेसीबी, फ्रंट एंड लोडर्स ला रहे हैं, एक्सकेवेशन ये ला रहे हैं, या जहां पर लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है हम ऐसी मशीनरी लाना चाहते हैं जहां पर हमारी मशीनरी विदाउट लॉजिस्टिक, मतलब रोड नहीं है, कुछ नहीं, फिर भी हम वहां पर, जैसे लास्ट हमने देखा अमरनाथ यात्रा में जो बनी, तो उन सूरत हाल से निपटने के लिए नई मशीनरी जा रहे हैं जो अभी ऑन एनुअल है और मतलब खरीदी जा रही है। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट आप जिम्मेदारी आपकी है। ये सरमा का चिले कलान के दौरान बर्फें पड़ेंगी और इन बर्फ पड़ने के दौरान बहुत से मसाइब भी झेलने पड़ सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी हमारी भी आपकी भी इस बर्फबारी से। आजकल माइनस में टेम्परेचर जाने का सरकार बता रही है, मौसमियात महकमा बता रहा है, लेकिन जिम्मेदारी और जिम्मेदारी के बीच में हम सबको ख्याल रखना है। तो चलिए नाज़रीन, बताएं, आपको देख रहे थे आप मुद्दा सनम के साथ। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप रखिए अपना ख्याल, दुआओं मुझे भी रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।